Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 9th economics chapter number 2 and part number 5. In this video our today's topic is type of unemployment. कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो इसमें कहता है इन इंडिया वी फाउंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरिया. हम गांव और शहरों में दोनों जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं. द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया डिफर फ्रॉम with that of in the urban area. मतलब शहरी परिक्षेत्र की बात करें, शहर में रहने वाले लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो गांव में रहने वाली सिचुएशन है वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टू फॉर्म्स. दो कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जो रूरल एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट है. पहला तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो सेंस होता है वो तो नाम से ही क्लियर है कि सीजन में ही लोगों को काम मिलता है और सीजन ऑफ होने के टाइम में काम नहीं मिलता है. और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लोगों की जरूरत होती है, 10 लोग काम करते हैं. थोड़ा सा लैंग्वेज देखा जाए. ऑन द अदर हैंड द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड टू फॉर्म. फर्स्ट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब क्या होता है, मशीनरी वगैरह लग गई, पहले हाथ से लोग काम करते हैं, आज मशीन से काम करते हैं. तो जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं उनकी जगह पे बहुत कम मशीनें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए लोगों को निकाल दिया जाता है या जॉब छोड़ना पड़ता है. तो ये तो इंडस्ट्रियल सिचुएशन हो गई. कुछ लोग टेक्नोलॉजी में और या फिर यूँ कहिए कि स्किलफुल होने की सिचुएशन में कुछ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं. सब नॉलेज वगैरह के चक्कर, नॉलेज वगैरह ज़्यादा होने रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या फिर ये कहिए टेक्नोलॉजी में आने वाले बदलाव की वजह से फिर क्या होता है, ये लोग जो होते हैं जॉब से निकाल दिए जाते हैं. तो ये 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन में पाए जाते हैं. कहता दीज आर द ब्रीफली डिस्कस बिलो. अब क्या कहता सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो कहता है व्हेन द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयर गोइंग टू द सीजनल नेचर ऑफ देयर वर्क इज टर्म्ड एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ कहता कि जब लोग क्या होते हैं सिग्निफिकेंट कुछ साल के कुछ टाइम क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं. तो ओइंग टू द सीजनल नेचर होने की वजह से, यानी कि जैसे आज के टाइम में हम सोइंग का काम कर रहे हैं, वीट राइस प्लांट का, तो अभी सोइंग का काम होगा तो अभी जो सीजनल वर्कर्स होते हैं उनको काम मिला होगा, लोग काम कर रहे होंगे. लेकिन जैसे सोइंग का काम खत्म हो जाता है उनका जॉब भी खत्म हो जाता है. तो ऐसे जो लोग होते हैं जब ये फिर फार्मिंग वाला वर्क होगा तब इन लोगों को जॉब पे आएंगे, ये लोग काम करेंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं, ये लोग सीजन में ही ज़्यादा अच्छा तरीके से इनकम कर पाते हैं, बाकी टाइम ये कहते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं. फिर कहते हैं एग्रीकल्चरल इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल पीपल ऑफ अ कंट्री. हमारे गांव, हमारे देश की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं, खेती बाड़ी करने का काम करते हैं. इट इज़ नॉट अ होल टाइम ऑक्यूपेशनल. ये पूरे टाइम नहीं होता, ये ऐसा बिजनेस होता है, ये ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऐसा कह लीजिए कि वर्क है जो पूरे टाइम नहीं होता. देयर आर द सर्टेन बिजी मंथ फॉर द फार्म्स. कुछ ही मंथ होते हैं जो खेती बाड़ी के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे मान लीजिए अभी का जो टाइम चल रहा है, कहता है व्हेन द सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशरिंग इज डन. और ये कौन से होते हैं, जब इनका सोइंग करने का काम होता है, हार्वेस्टिंग करने का काम होता है, वीडिंग करने का और थ्रेशरिंग करने का काम होता है. तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम चल रहा होता है इसमें लोगों को काम मिलता है. फिर कहता है हेंस देयर आर द मेनी मंथ्स इन अ ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म्स. कहता है ज़्यादातर महीने ऐसे होते हैं इसके साथ कि जहाँ पे मतलब साल में इतने कई महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे फार्म से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है. एग्रीकल्चर रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द दोज डे. और एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं, वो उन दिनों में जिस समय कोई काम नहीं होता उस समय क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं. दस द एग्रीकल्चर यूजुअली फेस द प्रॉब्लम ऑफ द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और इस तरीके से एग्रीकल्चर क्या करता है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को फेस करने का काम करता है. सिमिलरली द सिचुएशन ऑन द अदर seasonal occupation is also the rice sellers, sugar mills, आइस फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. और ये सारे क्या होता है, इनके साथ भी होता है, सीजनल प्रॉब्लम इनके साथ होती है. जैसे शुगर मिल जो होती है, जो वो सोइंग का काम होता है शुगर केन का, तो वो प्रॉपरली रन कर होती है. जो राइस मिल होती है वो राइस का जब हार्वेस्टिंग होता है उसके बाद वो जब सेल आउट किए जाते हैं तो राइस मिल के जो ऑनर्स होते हैं उसको खरीद के फिर उसको राइस में कन्वर्ट करके बेचने का काम करते हैं. लेकिन वो प्रॉपर टाइम में मतलब बाकी 4-5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें वो पूरी तरीके से काम नहीं करते. डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो इससे मैंने कहा कि जहां हमें 2-4 लोगों की जरूरत है वहां हम 10 लोगों को काम पे लेके आते हैं. कहता है देयर इज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन आवर कंट्रीज.
आपने सुना होगा कि अगर हमको हमारा एक प्लॉट पे काम हो रहा है तो पापा गए तो फिर मम्मी कहती बाबू तुम भी जाओ, बेटा तुम भी जाओ, हम जाके सभी लोग मिलकर अपने प्लॉट पे काम करते हैं, लेकिन जरूरत हमारी नहीं होती, उसके बाद भी काम करते हैं। द मीनिंग्स ऑफ द डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज द फादर एंड हिज 2 sons are working on farm. Now after the some time his 2 more son has also become adult since they do not get any alternative employment. अब कह रहा है कि एक फादर है और उनके 2 बेटे हैं, वो तीनों मिलके क्या करते हैं, प्लॉट पे वर्क करते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको कोई और जॉब नहीं मिलता, दे ऑल्सो स्टार्ट द वर्किंग विद देयर फादर ऑन द सेम फील्ड। वो भी क्या करते हैं, अपने फादर के साथ उसी फील्ड पे काम करना शुरू कर देते हैं जिसपे उनके फादर पहले से काम कर रहे थे। एक्चुअली दिस फॉर्म्स रिक्वायर्स द ओनली द लेबर ऑफ द 3 person, but now the 5 person are working on it. पहले देखिए, पहले तो फादर था और उसके साथ उसके 2 बच्चे थे और 2 और बच्चे आ गए, तो पहले तो 3 लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन अब 2 लोगों को कुछ और काम नहीं मिला तो वो 2 लोग भी कहां गए, उसी प्लॉट पे काम कर रहे हैं। जहां जरूरत 3 की थी अभी 5 लोग काम कर रहे हैं, यानी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोगों का काम करना ही किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे रूरल एरियाज में ऐसा ज्यादा होता है। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, जैसे हमने देखा कि अर्बनाइजेशन में ये सिचुएशन होती है, कहता नॉर्मली इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एजुकेशनल इंप्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटीज, बट इट हैज नॉट हैपेंड इन द इंडिया। अगर देखा जाए तो एजुकेशन से क्या होता है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करती है, काम करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, फिर कहता है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता? द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड मेनली इन द अर्बन एरिया। और इसका जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि अगर देखें अर्बन एरिया में तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको काम नहीं है करने के लिए, जो चाहते हैं काम करना, बट इट इज नाउ द स्प्रेडिंग इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जो शहरों में पढ़े लिखे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। इसी तरीके से आज के टाइम में गांव में भी ऐसे कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। द मेनी यूथ इवन हु आर हैविंग द सेकेंडरी ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब। बहुत बड़ी यूथ ऐसी है जिनके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बावजूद भी उनके पास कोई जॉब नहीं है। वी फाइंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज्ड फास्टर देन द अमंग द सेकेंडरी लेवल ऑफ यूथ। अगर हम देखें तो वी फाइंड, हम पाते हैं क्या, द अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन तेजी से ग्रोथ कर रहा है देन द अमंग द सेकेंडरी लेवल ऑफ यूथ, जो सेकेंडरी लेवल ऑफ यूथ है उनके कंपेरिजन में। फिर कहता है दिस इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन द कंट्री that we find a surplus of the manpower in the certain categories whereas the shortage of the manpower in the other categories। कई बार हमें देखते हैं कि क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में हमें ज्यादा मैन पावर मिलती है तो कहीं दूसरी कैटेगरीज में क्या होती है, कम मैन पावर मिलती है। साथ ही साथ ये भी कहता है, फॉर इंस्टेंट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इवन द अमंग द टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, while on the other hand there is a threat of the technical skill required of the economical growth। यहाँ पे कहता है इंस्टेड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की बात करें तो अमंग द टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन, आज के टाइम में कई बार क्या जो रिक्वायरमेंट है वो लोग टेक्निकल क्वालिफाइड पर्संस की बात करते हैं। टेक्निकली, अब हर व्यक्ति तो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं ना हो सकता है, तो वो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन की बात करते हैं। और ये भी कहते हैं, कहता है while on the other hand there is a threat ऑफ द टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो बहुत ही दूसरी तरफ बहुत ही जरूरी होता है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल, लेकिन उसके वो एक कमी है अभी भी पूरी तरीके से वो हमारे पास। द मेन कॉजेज ऑफ द एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट आर डिफीटेड द एजुकेशन सिस्टम। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास जो जिसकी स्किल है जिसमें वो ज्यादा बेहतर करता है उस तरीके से नहीं, हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम उसी तरीके से कहते हैं एक लिमिटेड सब्जेक्ट को पढ़ाते जा रहे हैं, लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि जो सिस्टम हमारा एजुकेशन का वो डिफेक्टेड है, लैक ऑफ एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। हमारे पास एप्टीट्यूड यानी कि जो हमारा नजरिया है उसमें और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी बहुत कमी है। कहता फॉर द वेरियस वर्क, अलग अलग तरीके के वर्क से माल एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, उसमें भी हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करने का काम करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को ऑफ द एजुकेटेड वर्कर्स। किससे? एजुकेटेड वर्कर्स की सिचुएशन में, यानी कि पढ़े लिखे लोग होंगे तो डिमांड एंड सप्लाई को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाएंगे, जो कि ये सिचुएशन से भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से क्लियरिफाई नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt or query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.